मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी दो भाइयों के साथ करवा दी। मुझे भी अच्छा लगता कि दोनों बारी बारी से मेरे साथ रात गुजारते, पर समस्या तब शुरू हुई जब मैं गर्भवती हो गई। दोनों भाई बच्चों के हक के लिए लड़ने लगे। डॉक्टर ने कहा बच्चे की पैदाइश के बाद ही उसके बाप का पता लग सकता है, लेकिन जब बच्चे की असलियत पता चली तो मेरे दूसरे पति ने मेरे साथ वो किया, मेरे पैरों के बीच से खून की नदी। दोस्तों, मेरी लिखी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किस्मत ने मेरे साथ वह खेल खेला था कि मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। मेरा नाम रोशनी है, पर मेरी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था। इस बात से अनजान मेरे पापा ने बहुत अरमान लिए मुझे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनकी बच्ची की जिंदगी में यह दुख लिखे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी तो मेरे पापा की मौत हो गई और अब घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। वैसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहती थी जिससे हमारी आर्थिक हालत ठीक हो जाए। मेरी माँ ने मेरी भलाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने मतलब के लिए एक ऐसा फैसला किया कि मेरी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो शायद मैं कुछ ऐसा काम कर सकती थी कि अपने घर की जिम्मेदारी उठा पाती। पर मेरा 18 साल लगते ही मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने कहा माँ मैं भी लड़के की तस्वीर देखना चाहती हूँ, उसने मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा माँ इनमें से मेरा पति कौन है? वो बहुत ही गंदी मुस्कुराहट देकर कही दोनों। मैंने कहा क्या मतलब दोनों? मैं दो लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ माँ? यह कैसी बातें कर रही हो? माँ बोली यह लोग हमें 20 लाख रुपए देने को तैयार हैं, बस तुझे इन दोनों भाइयों की पत्नी बननी पड़ेगी। मैंने कहा माँ ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, मैं दो लोगों से शादी नहीं कर सकती। मेरी माँ महाभारत की द्रौपदी का उदाहरण देने लगी थी। मैंने कहा माँ यह सब बातें मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरी जिंदगी यूँ नरक ना बनाएं। अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मैं नौकरी करके घर संभाल लूंगी। पर मेरी माँ के मन में तो पैसे का लालच सवार था। मेरे पापा भी बहुत ही साधारण से जिंदगी जीते थे। मेरी माँ को अमीरी की जिंदगी का बहुत शौक था, पर मेरे पापा उन्हें वह नहीं दे पाए थे, जिस वजह से मेरी मम्मी और पापा में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मेरे पापा की मौत हो गई। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो कम से कम मेरी हिफाजत करते। मैं आंसू बहाने लगी थी, मन करता था कि घर से भाग जाऊं, पर मेरे पापा ने मरने से पहले कहा था कि माँ का ध्यान रखना, और मैं भी उनसे वादा किया था। पर आज मेरी जिंदगी वह नरक बनाने चली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके गलत फैसले को कैसे मान लूं। मैंने जो तस्वीर देखी थी उसमें दो हट्टे कट्टे नौजवान थे। मेरी माँ ने कहा कि वह कल तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। वह दोनों अपनी एक बहन के साथ रिश्ता तय करने आए थे। वह दोनों बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि कैसा आदमी है, आखिर उन्होंने एक ही लड़की से रिश्ता करने का फैसला क्यों किया होगा? मेरे लिए यह सबसे बड़ी पहेली थी। अगर इनके पास इतना पैसा है तो दो अलग अलग लड़कियों से शादी क्यों नहीं कर रहे? आखिर इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है जो मुझे मालूम करना था। वह दोनों मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे। जब मुझे मौका मिल गया तो मैंने पूछा आप दोनों मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ऐसे तो हमारे देश में नहीं होता। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला हम दोनों को तुम पसंद हो इसी वजह से, पर हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे और हम दोनों तुम्हारी हिफाजत करेंगे। बड़े भाई का नाम अजय था और छोटे भाई का विजय था। दोनों की उम्र में 2 साल का ही फासला था। आखिर ऐसा क्या राज था जो मुझे बताना नहीं चाहते थे? उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ से पूछने लगी। मेरी माँ ने कहा तुझे जैसा कहा जाता है तू वैसा ही कर, ज्यादा चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का फैसला है। कहकर वह चुप हो गई थी, पर मेरी माँ के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें सच्चाई मालूम है। जरूर ऐसी कोई वजह है कि वह दोनों एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं और मेरी माँ को 20 लाख रुपए देने को तैयार हो गए हैं। बड़े भाई की उम्र 26 साल की होगी और विजय 24 साल का था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई भी लड़की दो पतियों को स्वीकार करने को तैयार न थी। इसलिए उन लोगों ने मेरी विधवा माँ को निशाना बनाया था। मुझे शक होने लगा था कि इसके पीछे कोई गंदी
वजह जरूर होगी और शादी के बाद यह लोग मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे। शादी के दिन मैं बहुत रो रही थी। मेरी माँ कही, अरे तेरी तो किस्मत खुल गई है, इतने बड़े घराने में तेरी शादी हो रही है और उनके जायदाद की तू इकलौती वारिस बनेगी और साथ ही तुझे रात में दो दो मर्द का प्यार मिलेगा। एक मर्द से तो इंसान बोर हो जाए और तेरी लाइफ में हमेशा नयापन रहेगा। आंखों में आंसू लिए माँ की बात सुनकर तो मेरे दिल और बैठ गया था और मेरे दिल में डर सताने लगा था। मैंने कहा, तब आप ही ऐसे शादी कर लेती माँ, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? पर शादी करके मेरे दोनों पति मुझे अपने हवेली लेकर आ गए थे। मेरे सास ससुर दोनों ही बुजुर्ग इंसान थे और उन लोगों ने मेरा स्वागत किया था। मेरी सास ने कहा, बेटी तू मेरे दोनों बेटों की पत्नी है, अब तुझे मेरे दोनों बेटों को जोड़कर रखना है, इस परिवार को जोड़कर रखना है। और अब वह वक्त आ गया था। आज मेरी सुहागरात थी। मैं दिल ही दिल बहुत घबरा रही थी कि आखिर मेरे कमरे में कौन आएगा। जब दरवाजा खुला तो मेरे सामने अजय खड़ा था। वह मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था। मेरे बिल्कुल करीब आ गया और उसने मेरे माथे को चूम लिया। उसने मुझे मुंह दिखाई के लिए एक बहुत महंगी नेकलेस तोहफे में दिया। कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन हो। विजय से कहीं ज्यादा प्यार मैं तुम्हें दूंगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपना दिल मुझे ही दो। कहकर वह मेरे ऊपर टूट पड़ा था। वह मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मेरे मन की बात एक बार भी उसने ख्याल नहीं किया और अपनी जरूरत को मिटा लिया था। उसके बाद कहा, तुम्हें मजा तो आया ना? वह मेरी तरफ देख रहा था कि मैं इसका जवाब हाँ में दूं, पर मुझे तो बहुत रोना आ रहा था। मैं किसी तरीके से अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। खुशी खुशी कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचने लगी, अपनी जरूरत पूरी कर ली तो कमरा छोड़कर ही चला गया। लेकिन तभी मेरे सामने विजय हाजिर हुआ। मेरे सामने आकर मुझे एक कीमती तोहफा दिया। कहने लगा, अजय भैया से कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ, पर मैं उम्र में छोटा हूँ, इसलिए घर वालों की बात माननी पड़ी और मुझे भैया के बाद इस कमरे में आने का मौका मिला। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पीठ पीछे यह लोग यह सब कुछ कर रहे हैं, यह तय कर रहे हैं कि मेरे कमरे में कौन आएगा और कौन नहीं। यह कैसी जिंदगी मुझे नसीब हुई थी। विजय भी मुझसे प्यार करने लगा था। उसने कहा कि तुम भी मेरा साथ दो, मुझसे प्यार करो। सब खत्म हो जाने के बाद उसने कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं फिर से हाँ में सिर हिलाया तो कमरे से बाहर चला गया। अब मैं डर गई कि कहीं बारी बारी से दोनों भाई मेरे कमरे में पूरी रात तो नहीं आएंगे। किसी तरीके से जल्दी से मैं सोने लगी थी कि तभी दोनों भाई एक साथ कमरे में आ गए। दोनों को एक साथ देखकर मैं काफी घबरा गई थी। दोनों मेरी दोनों तरफ लेट कर कहा, अब तुम सोकर थोड़ा आराम कर लो। वह दोनों सो गए थे, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर था। मैं दो लोगों के बीच में फंसी हुई थी और दोनों यही चाहते थे कि मैं उससे मोहब्बत करूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना दिल दो लोगों के बीच में कैसे बांट लूं, कैसे किसी से ज्यादा मोहब्बत करूं और किसी से कम मोहब्बत करूं। पर मैंने यह सोच लिया था कि मैं इसके तह तक जरूर पहुंचूंगी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि दोनों भाइयों को मुझसे शादी करनी पड़ी। अगले दिन नौकरानी मेरे पास आकर कही कि दादाजी मिलना चाहते हैं। उसने मुझे तैयार कर दिया, पर खुद काफी डरी सहमी लग रही थी। मैंने पूछा तो उसने कहा, दादाजी काफी गर्म मिजाज के हैं और उन्हीं का हुक्म अभी भी इस हवेली पर चलता है। जाने वह तुम्हारे लिए क्या हुक्म सुनाएंगे। कहकर वह सिर झुकाए मुझे दादाजी के कमरे तक लेकर आ गई थी। मैं काफी घबरा रही थी कि आखिर दादाजी मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया है। मैंने देखा घर पर मेरी सास ससुर, दादाजी और दोनों पति मौजूद थे। मुझे देखते ही कहा, तुम बैठ जाओ। सब लोग बैठे हुए थे तो मैं भी बैठ गई। मुझसे कहा, रोशनी बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में यह बहुत बड़ा फैसला था कि तुमने मेरे दोनों पोतों से शादी की, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। अब तुम्हें मेरे दोनों पोतों को एक साथ बांधना होगा। तुम वह फूल हो जो मेरे दोनों पोतों को एक धागे में पिरोकर रख सकती हो, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है कि कब तुम्हारे कमरे में कौन आएगा।
इसीलिए हफ्ते के 7 दिन अजय तुम्हारे साथ रहेगा और विजय 7 दिन रहेगा। जब अजय की बारी होगी तो विजय तुमसे दूरी बना लेगा और विजय की बारी होगी तो अजय तुमसे दूरी बना लेगा। तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। उस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरी जिंदगी किस तरह से बिखर चुकी थी, मैं यही सोच रही थी और मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा था जिसने यह फैसला लिया था। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा तो नौकरानी मुझे अपने साथ कमरे में लेकर आ गई। लेकिन अब दादाजी के हुक्म पर 7 दिन अजय मेरे साथ रहता और 7 दिन विजय। अपनी अपनी बारी में दोनों मेरा दिल जीतने की पूरी कोशिश करते और मेरे दूसरे पति के खिलाफ मुझे भड़काते। मैं सोचती कि इन दोनों भाइयों को एक साथ कैसे पिरूंगी, इनके अंदर तो खुद ही नफरत है और मुझसे पूछते रहते कि तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं अंदर से टूटकर बिखर जाती थी। मेरे सास ससुर ने तो शादी के बाद ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हम नहीं चाहते कि तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए उन लोगों ने मुझे गोली देना शुरू कर दिया था। शादी की पहली रात से ही मैं गोली खाती थी और अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर मैं माँ नहीं बन पा रही थी क्योंकि इस बात से दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा था कि पहले मैं इसके बच्चे को जन्म दूंगी और शायद यह बात दादाजी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दोनों भाइयों में दूरियां और नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं किसी काम से अपनी सास से मिलने जा रही थी। जैसी मैं उनके कमरे के पास पहुंची तो मेरी सास और ससुर आपस में बातें कर रहे थे। मैं खड़ी खड़ी उनकी बातों को सुनने लगी थी। मेरे ससुर कहे, जिस वजह से मैंने एक ही लड़की से दोनों बेटों की शादी कर दिया वह पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा। दोनों बच्चों के बीच में मोहब्बत की जगह नफरत नजर आ रही है। यह तीनों एक साथ पति पत्नी बनकर न रहकर अपने हक के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और अब तो बच्चे की समस्या भी आ गई है। हमने जिस मकसद से एक ही लड़की से दोनों की शादी करवाई थी पूरा होता दिख नहीं रहा। कहीं वह श्राप पूरा न हो जाए। मैं उस समय वहां से चली जाना ही ठीक समझा। आखिर किस मकसद से मेरी शादी दोनों भाइयों से करवा दी गई और किस श्राप की बात कर रहे थे। आखिर परिवार का रहस्य क्या है, यही सोच रही थी और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन दादाजी ने सबको फिर से एक साथ बुलाया और कहा, हमने फैसला कर लिया है। मैं दादाजी की तरफ देखने लगी थी। दादाजी ने कहा, तुम किसके बच्चे की माँ बनोगी इस बात का फैसला हो गया है। अजय उम्र में बड़ा है तो पहले यह मौका अजय को मिलेगा और उसके बाद यह विजय को मिलेगा। लेकिन इस फैसले से विजय कुछ नाखुश लग रहा था। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। विजय को मेरे कमरे में आने से मना कर दिया गया था और अजय आकर मुझसे प्यार करने लगा था। मेरी सास ने कह दिया था कि अब तुम्हें गोली नहीं खानी पड़ेगी। अजय रात को मुझे प्यार करने लगा था और उसके बाद वह सो गया। लेकिन तभी मुझे दरवाजे में आहट सुनाई दी। जैसे ही मैंने देखा तो सामने विजय खड़ा था। उसको देखकर मैं काफी घबरा गई। उसने कहा, शोर मत करो और मेरे सोते हुए पहले पति के सामने ही विजय मुझसे प्यार करने लगा और मेरा दिल डर से बहुत तेजी से धड़कने लगा था कि कहीं अजय की नींद न खुल जाए। दादाजी की परवाह न करके, इस घर के लोगों की परवाह न करके विजय यह क्या कर रहा है। पर उसके सिर पर तो धुन सवार था। अब ऐसा ही चलने लगा था। जब पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, अजय की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन विजय फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। कहा, यह बच्चा मेरा है। दोनों भाइयों ने फिर से झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो तो यह बताना मुश्किल है कि बच्चा किसका है। अब लोग शांति से इंतजार करने लगे थे। दोनों भाई मेरा ख्याल रखने लगे थे। दोनों यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि बच्चा उनका है। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा बेटा जैसे ही जन्म लिया तो उसका डीएनए टेस्ट करवाने भेज दिया गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि बच्चा अजय का है। मैं अपने कमरे में अपने बच्चे को लिए बैठी थी और उसे सुला दिया था। हवेली में एक अजीब सी शांति थी। यह जानते हुए भी कि यह बच्चा अजय का है, विजय बिल्कुल खामोश था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी दिल दहला देने वाली शांति इस हवेली में कब से हो गई। मैं सोचती जा रही थी कि
तभी कमरे में विजय आ गया। उसका जो हाल मैंने देखा, मेरा दिल दहल उठा। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके खूंखार रूप को देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन वह जानवरों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। मेरे कपड़े उतार दिए और उसके बाद कुछ ऐसा किया कि मेरी चीख निकल गई। पूरी हवेली में मेरी चीख गूंज रही थी। कुछ लोग आकर दरवाजा धक्का देने लगे थे, पर विजय के सिर पर तो शैतान सवार था और मैं घबराई हुई थी, मदद का इंतजार कर रही थी। आज लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ और अपने मौत को महसूस करने लगी थी। तभी दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर कुछ लोग आए। मुझे तो देखने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। मैं बहुत बुरे हाल में थी, बिल्कुल बिन कपड़ों के, और पूरे घर पर मेरे खून की नदियाँ बह रही थी। सामने खड़े लोग पुलिस की वर्दी में थे और वह विजय को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ लेडी पुलिस तुरंत ही मुझे वहां से उठाकर अस्पताल लेकर आ गई थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं बेहोश हो चुकी थी और मेरा काफी खून बह गया था। मेरे होश आते ही डॉक्टर मेरे पास आ गए। कहने लगे, आई एम सॉरी, आप दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बहुत मुश्किलों से हमने आपकी जान बचाई है और आप 7 दिनों तक कोमा में थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। विजय ने एक रॉड से मेरे पैरों के बीच और अपने भाई अजय का कत्ल कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर मेरा बयान लेने आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी। यहाँ तक कि यह भी बता दिया था कि मेरी माँ 20 लाख रुपए लेकर मुझे इन लोगों के हाथों में बेच दिया। मेरे पापा को किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी मेरी माँ को उनके कर्मों की सजा मिले। पुलिस ने मेरी माँ को गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पति विजय गिरफ्तार हो गए थे और अजय अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी मेरे ससुराल वाले मेरे पास आ गए और मुझसे माफी मांगने लगे थे। दादाजी ने कहा कि मुझे श्राप मिला था कि मेरा अपना ही वंश अपने आप को मारेगा और मेरे बड़े बेटे ने मेरे छोटे बेटे का कत्ल कर दिया था, वह भी संपत्ति के लिए। अब अजय और विजय के बीच में भी दुश्मनी थी। इसी वजह से हमने एक ही लड़की से दोनों की शादी करवा दी थी ताकि एक माला में पिरो कर रह सके। लेकिन बच्चे को लेकर इन दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़ गई और श्राप अपना असर करके ही दिखाया। वह लोग मुझे और बच्चे को अपने साथ हवेली में ले जाना चाहते थे, पर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि मेरी हालत बहुत खराब थी। पुलिस वाला मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया था। उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी और उसकी भी एक छोटी बेटी थी। मैं उसके घर में ही उसकी बेटी की देखभाल करने लगी थी, साथ ही अपने बच्चे को भी पालने लगी थी। धीरे धीरे इन जख्मों से बाहर निकल आई थी और करीब 2 साल बाद उस पुलिस वाले ने मुझसे शादी करने की बात करी तो मैं शादी के लिए उसे हाँ कर दी थी। विजय अभी जेल में था। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी और मेरी माँ 3 साल जेल में रहने के बाद बाहर आ गई थी। लेकिन मैंने उसके साथ कभी दोबारा रिश्ता नहीं रखा। वह मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी। औरतों के ऊपर किस तरह के जुर्म होते हैं। अगर यह समाज औरतों की हिफाजत न करे तो समाज विरोधी लोग यूं ही उनका शोषण करेंगे। औरतों की इज्जत करना हमें अपने घर की औरतों से ही शुरू करनी चाहिए और किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा से बचनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक यू।